नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अतहर सईद। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की प्रतिबद्धताओं के साथ संपन्न। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए। रूस के हमले के बाद पोलैंड ने दक्षिण पूर्वी शहर ल्यूबलिन में अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। और एशिया कप T20 क्रिकेट में दुबई में जारी खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ संपन्न हो गया। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिन के इस आयोजन में 26 प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। एक रिपोर्ट। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इन समझौतों से 64,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि ये निवेश डेयरी, मांस और पोल्ट्री, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, मादक तथा गैर मादक पेय पदार्थ, मसाले, कन्फेक्शनरी, खाद्य तेल, फल तथा सब्जियां और रेडी टू ईट उत्पादों जैसे विविध क्षेत्रों में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 को खाद्य क्षेत्र में सतत विकास, नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखा जा रहा है। ये वैश्विक खाद्य प्रणालियों के भविष्य को आकार देने में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता स्वदेशी उत्पाद की खरीद से होकर गुजरता है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में आज श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल के मंत्र का स्मरण करते हुए उन्हें स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिनमें खादी सबसे प्रमुख थी। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छठ पूजा एक वैश्विक उत्सव में बदल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस सूची में शामिल होने से दुनिया भर के लोग छठ पूजा की भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को सूची में शामिल हुई है। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। श्रीलंका के भारतीय सांस्कृतिक संघ ने आज कोलंबो के गणेश मंदिर सभागार में पारंपरिक षष्ठी पूजा के साथ अपने 5 दिवसीय उत्सव वार्षिक दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत की। भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने विदेशों में भारतीय परंपराओं को जीवित रखने और प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने में मदद करने के लिए संघ के प्रयासों की सराहना की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों को 10 वर्षों बाद दोबारा लागू कर दिया है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के लगातार परमाणु प्रसार करने और सहयोग की कमी का हवाला देते हुए समझौते की स्नैपबैक प्रणाली को लागू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष जून महीने में ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद ईरान द्वारा जांच को स्थगित किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इन प्रतिबंधों को अनुचित और गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियारों की चाहत नहीं है, लेकिन प्रतिबंधों की वापसी से वार्ता पटरी से उतर सकती है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करती है। श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस समझौते को त्रुटिपूर्ण बताए जाने के बाद अमेरिका 2018 में इस समझौते से हट गया। इसके बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इजराइल और अमेरिका द्वारा हाल के हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु विकास को धीमा करना और क्षेत्रीय मिलिशियाओं के लिए इसके समर्थन को निशाना बनाना था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड ने आज लड़ाकू विमानों को सक्रिय कर दिया है तथा कुछ पोलिश हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इन हमलों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये हमले 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले। पोलैंड की सेना ने कहा कि पोलिश रडार टोही प्रणालियों को अलर्ट पर रखा गया है। नाटो के F-35 जेट विमानों ने हमला रुकने तक आसमान में गश्त की। इस महीने की शुरुआत में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में 3 रूसी ड्रोन मार गिराए थे। डेनमार्क ने शुक्रवार और शनिवार को रक्षा स्थलों के ऊपर नए ड्रोन देखे जाने की सूचना दी थी। ज़ेलेंस्की ने बताया कि आज सुबह हुए रूसी हमले में लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल शामिल थीं। उन्होंने बताया कि हमलों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत के राष्ट्रीय हितों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का पूरा सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध रूस भारत संबंध के लिए मानक नहीं हो सकते। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के किसी पूर्व राष्ट्रपति को पहली बार जेल की सजा दी गई है। 5 वर्षों की सजा में 3 साल की निलंबित सजा भी शामिल है। 68 वर्षीय सरकोजी को 2007 के उनके अभियान में अन्य जांच से संबंधित गोपनीय सूचना प्राप्त करने के लिए एक न्यायाधीश को घूस देने की कोशिश करने का दोषी पाया गया था। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो का वीजा रद्द करने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में फलस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति पेट्रो के व्यवहार और लापरवाही से भरा और भड़काऊ बताया गया है। वीजा रद्द करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक रैली में श्री पेट्रो के शामिल होने के बाद लिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस रैली में कथित तौर पर अमेरिकी सैनिकों से राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों का पालन न करने का आग्रह किया था। उन्होंने फलस्तीनियों की आजादी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना के गठन का भी आह्वान किया था। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्य उत्तरी कैरोलिना में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। वियतनाम ने आज तूफान के खतरे वाले इलाकों से हजारों लोगों को निकाला तथा हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। वियतनाम में बुआलोई तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही इसने फिलीपींस में कम से कम 10 लोगों की जान ली थी। ये तूफान के कारण 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये तूफान कल मध्य वियतनाम में दस्तक देगा। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 147 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 10 रन बना लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान 5 गेंद शेष रहते 146 रन पर सिमट गई। साहिबजादा फरहान ने सबसे अधिक 57 रन की पारी खेली, वहीं फखरुज़्ज़मान ने 46 रन बनाए। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वहीं भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन आज 200 मीटर फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की प्रतिबद्धताओं के साथ संपन्न। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए। रूस के हमले के बाद पोलैंड ने दक्षिण पूर्वी शहर ल्यूब्लिन में अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। और एशिया कप T20 क्रिकेट में दुबई में जारी खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।